नमस्कार दोस्तों, आज है 6 अगस्त और आज के करंट अफेयर को हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करते हैं। तो पहला सवाल, गैलापागोस आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ओशियन? गैलापागोस आइलैंड कौन से महासागर में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए इंडियन ऑप्शंस हिंद महासागर, बी पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक ओशियन अटलांटिक महासागर और डी मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर। दोस्तों अगर इस सवाल की बात करें गैलापागोस आइलैंड, तो ये आपके पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है। अगर हम इसके और इंफॉर्मेशन की बात करें तो गैलापागोस आइलैंड एक ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं और ये पैसिफिक ओशियन में तो स्थित हैं, साथ के साथ इन पर एडमिनिस्ट्रेट जो करता है वो इक्वाडोर कंट्री है। इक्वाडोर साउथ अमेरिका का एक कंट्री है और उसी का इस पर एडमिनिस्ट्रेशन है। दोस्तों अगर यहाँ देखें कि ये सवाल क्यों चर्चा में रहा, इसकी वजह है क्योंकि हाल ही इक्वाडोर के पास में इस गैलापागोस आइलैंड के अंदर चाइना की शिप्स का मूवमेंट देखा गया। अब चाइना यहाँ कैसे पहुंचा? दोस्तों उसकी वजह है क्योंकि गैलापागोस आइलैंड पैसिफिक ओशियन में जहाँ पर लोकेटेड है, वहां पर अगर नीचे से जो आपका अंटार्कटिका वाला साउथ हेमिस्फीयर की तरफ से, या फिर हम ये कहें वहां पर हम्बोल्ट करंट जो है वो साउथ साइड से चलती है, और हम्बोल्ट करंट एक कोल्ड करंट है, एक ठंडी जलधारा है, और वो जब बहुत सारे न्यूट्रिएंट अपने के साथ बहा करके इस गैलापागोस आइलैंड के एरिया में ले आती है, इसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फिशिंग ग्राउंड बन जाता है। यानी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मछलियाँ वहाँ पर पाई जाती हैं और उन्हीं को पकड़ने के लिए उन्हीं के लिए यहाँ पर चाइना के शिप का मूवमेंट देखा गया। तो आप ध्यान रखिएगा कि गैलापागोस आइलैंड आपका पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है एंड इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय इक्वाडोर। दूसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मुल्ला पेरियार डैम। मुल्ला पेरियार डैम के बारे में दो स्टेटमेंट दिए हुए, दो कथन दिए हुए। पहला कथन है इट इज लोकेटेड इन केरला, ये केरला में स्थित है। एंड दूसरा, इट इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द केरला एंड द तमिलनाडु स्टेट, ये केरला और तमिलनाडु स्टेट के बीच में विवाद का विषय रहा। आपके ऑप्शंस केवल एक सही, ओनली वन, ओनली टू केवल दूसरा सही, सी बोथ वन एंड टू दोनों सही, और डी कोई भी सही नहीं। तो इसका सही जवाब है कि दोनों ही स्टेटमेंट ये सही है। मुल्लापेरियार डैम के बारे में अगर बात करें तो मुल्लापेरियार डैम केरला में ही लोकेटेड है, बट तमिलनाडु भी इसके पानी को यूज करता है। सो ये दोनों के बीच में पानी के यूजेस को लेकर के कंटेंशन का इश्यू बना रहता है, काफी टाइम से बना हुआ है। आप इसे ध्यान रखिएगा कि मुल्लापेरियार डैम हालांकि केरला में लोकेटेड है, लेकिन ये आपको तमिलनाडु और केरला के बीच में एक विवाद का विषय बना हुआ है। हाई कोर्ट में इसका कई बार ये विवाद जा चुका है और अभी भी हाई कोर्ट के अंदर है। और इंफॉर्मेशन की अगर इसमें बात करें तो मुल्लापेरियार डैम दो रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर बनता है, एक आपका है मुल्लियार रिवर और दूसरी पेरियार रिवर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये जो पानी है इसका वो अरेबियन सी नहीं बल्कि बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करता है। तो मुल्लापेरियार डैम केरला में लोकेटेड एंड इट इज द कंटेंशन, विवाद का विषय है केरला और तमिलनाडु स्टेट के बीच में। दोस्तों तीसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु के बारे में दो कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है इट इज डेवलप ओवर गंगा रिवर इन बिहार, ये बिहार में गंगा रिवर के ऊपर डेवलप किया गया, बनाया गया है। एंड दूसरा कथन है इट इज द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, ये तीसरा सबसे लंबा नदी के ऊपर बनने वाला ब्रिज है। दोस्तों इसके भी दोनों ही कथन सही हैं कि महात्मा गांधी सेतु बिहार सरकार ने हाल ही में इसे ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया, ये गंगा रिवर पर बना है बिहार के अंदर, और ये तीसरा सबसे लंबा रिवर ब्रिज है। तो इसका आंसर होगा सी बोथ वन एंड टू। चौथा सवाल, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ J&K, जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे अपॉइंट किया गया? आपके ऑप्शन है गिरीश चंद्रा, मनोज सिन्हा, अरविंद वर्मा या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों हाल ही में या कल की ही बात है, 5 अगस्त, जबकि न्यूली फॉर्म जो आपके यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये अपनी पहली एनिवर्सरी मना रहे थे क्योंकि 5 अगस्त 2019 को इनका फॉर्मेशन हुआ। तो वहां के जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने इस्तीफा दे दिया और उसकी वजह से मनोज सिन्हा को वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया। तो इस सवाल का सही जवाब होगा मनोज सिन्हा हैज बीन अपॉइंटेड एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों अगर इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर, पुदुचेरी एंड दिल्ली, ये तीन ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं इंडिया के अंदर जहां पर सरकार जो चुनी जाती है वो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड होती है जनता के द्वारा। तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल करते हैं, यहाँ पर गवर्नर नहीं होते और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार भी यहाँ पर
साथ में होती है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, 5 अगस्त को इन्होंने पहली एनिवर्सरी अपनी फॉर्मेशन की मनाई है J&K है लद्दाख ने। अगला सवाल पांचवा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रामोद्योग विकास योजना। दूसरे ग्रामोद्योग विकास योजना है, इसके बारे में 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना कौन सा कथन सही है। MSME विल लॉन्च दिस स्कीम ऑन द पायलट बेसिस फॉर द बेनिफिट ऑफ द आर्टिजन। यानी कि मिनिस्ट्री है आपकी जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की, उसने इस स्कीम को लॉन्च किया गया है कारीगरों के फायदे के लिए और पायलट बेसिस पर भी। और दूसरा स्टेटमेंट है KVIC जो खादी विलेज इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन आपका, इट विल प्रोवाइड द ट्रेनिंग टू द आर्टिजन, ये उनको ट्रेनिंग देगा। दोस्तों इसके बारे में दोनों कथन ही ठीक है कि MSME ने इसे लॉन्च किया है पायलट बेसिस पर, 4 पायलट बेसिस पर उन्होंने 4 जगह से लॉन्च किया और उनमें से एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर भी है। KVIC जो खादी विलेज इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन आपका, वो एक तरह का आपका स्टेटरी बॉडी है जो कि पार्लियामेंट के किसी एक्ट के तहत बना है और यही जो है उन आर्टिजन्स को स्पेशली अगरबत्ती के जो फील्ड में है उनको अगरबत्ती को प्रमोट करने के लिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए KVIC उनको आर्टिजन्स जो होंगे, जो कारीगर होंगे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। तो ग्रामोद्योग विकास योजना, ये बोथ 1 और 2 दोनों ही इसके कथन सही है कि MSME ने इसे पायलट बेसिस पर लॉन्च किया गया है अगरबत्ती इंडस्ट्री के लिए, और दूसरा KVIC जो है इसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। अगला सवाल है, विच स्टेट हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर। कौन से स्टेट में हाईएस्ट सबसे ज्यादा जो है वो शेर पाए जाते हैं, टाइगर पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड और गुजरात। दोस्तों इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। हाल ही में जब टाइगर सेंसस हुई तो टाइगर सेंसस के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश जो है उसके अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर 526 पाए गए, फॉलोड बाय कर्नाटका दूसरे नंबर पर, उत्तराखंड तीसरे नंबर पर। दोस्तों इस टाइगर सेंसस के अंदर एक और चीज सामने निकल करके आई कि 3 ऐसे टाइगर रिजर्व हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, इंडिया के अंदर टोटल 50 टाइगर रिजर्व हैं। आउट ऑफ दोस 50 टाइगर रिजर्व 3 ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जिनके अंदर एक भी टाइगर नहीं पाया गया। और अगर हम उन टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो वो है बक्सा वेस्ट बंगाल के अंदर, डाम्पा मिजोरम के अंदर और पलामू झारखंड के अंदर। ये 3 ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जिनके अंदर एक भी टाइगर नहीं पाया गया। इंडिया के अंदर टोटल 50 टाइगर रिजर्व हैं और इंडिया उन 13 टाइगर रिजर्व कंट्रीज में से है जहां टाइगर पाए जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि वहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर हैं। दूसरे नंबर पर कर्नाटका, तीसरे नंबर पर उत्तराखंड और इंडिया के अंदर टोटल 50 टाइगर रिजर्व है। दोस्तों अगला सवाल है 7वां, फर्स्ट मोबाइल RT-PCR लैब ऑफ इंडिया इज डेवलप बाय। पहली मोबाइल RT-PCR लैब इंडिया के अंदर किसने डेवलप की। आपके ऑप्शन है DRDO, इसरो, IISc और IIT मद्रास। दोस्तों अगर इसके सही जवाब की बात करेंगे तो इसका सही जवाब है आपका IISc बेंगलोर में। दोस्तों RT-PCR अगर आपको ध्यान होगा तो ये एक टेस्टिंग का तरीका है जो कोविड को टेस्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है और सबसे फेमस तरीका यही है। RT-PCR की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये आपकी फुल फॉर्म इसकी होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, RT रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस टेस्ट के अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर ये टेस्ट आपके शरीर के अंदर स्पेसिफिक RNA के अमाउंट को मेजर करता है। अगर आप, क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है, काफी टाइम से ये टेस्ट चर्चाओं में चल रहे हैं, अगर और टेस्टों की बात करें जो कोविड में काम आ या कोविड के दौरान किए गए, उनके अंदर आपका एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीजन टेस्ट और सेरोलॉजी टेस्ट। सेरोलॉजी दोस्तों, सेरोलॉजी के अंदर आपके ब्लड टेस्ट होते हैं और ब्लड के अंदर ये देखा जाता है कि कितनी उनके अंदर जो आपकी एंटीबॉडीज हैं वो हैं। 2 एंटीबॉडीज को आइडेंटिफाई करते हैं, IgM और IgG। ये डिस्क्रिप्शन आपको दोस्तों लास्ट में एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इनको देख सकते हैं। लास्ट की 2-3 स्लाइडें उसी पर बेस है। अगला और 8वां सवाल है, विच इज द फर्स्ट अरब कंट्री टू ओपन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। पहली अरब कंट्री कौन सी बनी जिसने कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को ओपन किया। कतर, UAE, कुवैत और ओमान। दोस्तों इसका सही जवाब है यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात ने अभी हाल ही में, इनकी जो कैपिटल है वो आपकी अबू धाबी है और अबू धाबी में ही एक बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट को ओपन किया गया है। ये प्लांट जो है साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी को यूज करेगा और 5.66 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इससे जनरेट हो सकती है। तो पहला अरब कंट्री UAE बना जिसने कि बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑपरेट किया। 9वां और आज का आखिरी सवाल, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज डिफाइंड। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है उसको डिफाइन किया गया।
आपके ऑप्शन आर्टिकल 129, 131, 143 और 142। तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 131। 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की पावर को 131 से ड्रॉ करता है। अब दोस्तों ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या होता है? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब दोस्तों होता है कि कुछ ऐसे ज्यूरिडिक्शन हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पॉसेस करता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ये डिसाइड करने के लिए कि जो डिस्प्यूट है आपका, अगर वो डिस्प्यूट आपका सेंटर या फिर राज्यों के बीच हो, या एक तरफ आपका सेंटर और कुछ राज्य हो और दूसरी तरफ और राज्य हो, या फिर एक से ज्यादा राज्यों के बीच में कोई विवाद हो जाए, तो इस तरह के विवादों को सुलझाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 131 के तहत ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की पावर पोजेस करता है। दोस्तों इस ऑप्शन में बाकी के आर्टिकल भी लिखे हुए हैं, तो हम उन्हें भी देख लेते हैं एक बार कि आर्टिकल 129 किससे रिलेटेड है। दोस्तों आर्टिकल 129 आपका जो है वो आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, या फिर इसी के तहत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी आता है। अगर आपको ध्यान होगा प्रशांत भूषण ने जब आपके सीजीआई के ऊपर अभी बोबडे साहब जो थे हमारे मोटरसाइकिल पर जब उन्होंने फोटो खिंचवाई तो उसके ऊपर उन्होंने कुछ कमेंट कर दिया था, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का विवाद वहां से खड़ा हो गया। सो आर्टिकल 129 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करता है। आर्टिकल 131 हम पहले ही बात कर चुके, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों ये इसलिए चर्चा में था क्योंकि जब दिसंबर जनवरी के महीने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में केरला ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 131 के तहत ही याचिका लगाई थी। आर्टिकल 143 बहुत फेमस आर्टिकल है, अगर आपको ध्यान होगा दोस्तों, तो इसके तहत भारत का जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, ये उनके पास पावर है। एंड आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए किसी भी मैटर में जो कि उसके सामने हो, उसके लिए वो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए यहाँ से पावर ड्रॉ कर सकता है। तो ये थे दोस्तों आज का डिस्कशन। इसके लास्ट में मैंने स्लाइडें ऐड की है जिसके अंदर आपको इनका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और लास्ट में इसकी की भी है, आप देख लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।